Hello students, once again I am here with the rest part of the chapter 9 of class 8th English book. The chapter name was Bengari Mithai, the pioneer of Green Belt movement. So students, if you have didn't watch the part 1 of this chapter video, so first of all you have to search the part 1 of this video. Later you will come through this second part so that you can understand the complete meaning of this chapter. I just give you a review of this chapter. There is a chapter in which we are discussing about the main character of this chapter is Wangari Maathai. She was a lady, a Kenyan lady, केन्या में ये रहती थी. इन्होंने अपनी एजुकेशन ली जहाँ पर एजुकेशन जो है वो गर्ल्स और वीमेन के लिए बिल्कुल भी इनकरेज्ड नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने अपने आप एक ब्राइट स्टूडेंट्स ये रही थी शुरू से ही. इस वजह से इनको स्कॉलरशिप मिली और इन्हें एक हायर एजुकेशन मिली, इसलिए ये केन्या पार्लियामेंट में मेंबर भी हैं थी सॉरी. तो इस वजह से धीरे धीरे इन्होंने जब अपने ये केन्या वापस आई अपनी स्टडी कंप्लीट करके प्रोफेसर बन गई थी वहाँ पर ये नरवाई यूनिवर्सिटी में. तो लेकिन फिर भी अपने जो होता है ना मदरलैंड के प्रति एक लगाव होता है, तो इस वजह से ये वापस आई. तो इन्होंने यहाँ देखा कि वीमेन की कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं हैं, तो उसके बिहाफ पे इन्होंने एनवायरनमेंट के प्रति इनका बहुत लगाव था, तो उसके लिए और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए इन्होंने बहुत वर्क किए. तो धीरे धीरे इन्हें कहीं कहीं इन्हें बहुत लोगों ने बहुत रिवेलियस व्यू भी शो किया इनके प्रति, क्योंकि जैसा कि पहले ही बताया मैंने कि वीमेन को उस टाइम पर एजुकेशन का राइट नहीं था. बहुत ज़्यादा लोग उसको एंथुजियाज्म से नहीं लेते थे, लेकिन जब इन्होंने इनका जो एटीट्यूड था बहुत आउट स्पोकन था, मतलब ये सब कुछ फ्रीली बोल पाती थी, कह पाती थी, जहाँ रॉन्ग है रॉन्ग, राइट है राइट. तो इस वजह से इनका जो कैरेक्टर था एक पावरफुल वीमेन का बन गया था. लोगों को लगता था कि ये बहुत पढ़ी लिखी हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, सक्सेसफुल हैं और बहुत ज़िद्दी हैं और इनको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है. Mithai believed that it was particularly important for African women to know that they could, क्योंकि और मिथाई जो थी उनका ये मानना था कि पर्टिकुलर विशेष रूप से जो अफ्रीका की विमेन हैं उनको ये जानना कि टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, उनको ये जानना कि हमें कैसे हम स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं, एंड टू लिबरेट देम सेल्फ फ्रॉम फियर एंड साइलेंस, और कैसे हम अपने आप को इस डर और इस चुप्पी से बाहर निकाल सकते हैं जिसकी वजह से हम कभी भी अपने लिए खड़े नहीं हो पाए, कभी अपना स्टैंड नहीं ले पाए. मिथाई एंड द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट हैव फेस्ड एन अपहील कन्फ्रंटेशन विद केनियन गवर्नमेंट. वो कहते हैं कि कन्फ्रंट्रेशन मीन्स होता है जो आपको के अगेंस्ट हों, जो लोग आर्ग्यूमेंट करें आपसे, एग्रेसिव मोड पर आ जाएं और आपकी बातों को मतलब बिल्कुल सिरे से गलत करें और आपको सपोर्ट ना करें. तो जब मिथाई अपने ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के साथ में आगे बढ़ी, क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको उन्होंने अपने दम पर खड़ा किया था और वो बहुत अच्छा वर्क कर रही थी, लेकिन केनिया की जो गवर्नमेंट थी वो इनके बिल्कुल खिलाफ थी इस मूवमेंट में. बट शी हैव नेवर लॉस्ट हर करेज एंड स्टैंड अप फॉर हर बिलीव्स. तो लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी और अपना साहस कभी नहीं खोया. करेज मीन्स होता है साहस, हिम्मत, कभी भी टूटने नहीं दी. और अपने विश्वास पे, बिलीव्स जो होते हैं ना, कहते हैं जिस चीज़ जो पे आप विश्वास कर सकते हैं कि वो चीज़ कर सकती हूँ मैं, या मैं कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ उसके लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए, मतलब उससे कभी फिर बैकफुट नहीं हुई है. आप अपने बिलीव्स को पूरा करने के लिए यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ, तो आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो. बिसाइड्स हर कंजर्वेशन वर्क, उनका जो ये इसके अतिरिक्त जो ये इनका इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने का जो एक इनका टास्क था, उसके अलावा बेंगोरी वॉज ऑल्सो अ कंपेनियर ऑफ फॉर ह्यूमन राइट. ये मानव अधिकार के लिए भी अपना कंपेनियन स्टार्ट रखती थी, कंपेनियर की तरह ये वर्क करती थी, मतलब उसके लिए भी ये नए नए प्लान्स बनाया करती थी. एड्स प्रिवेंशन, यानी कि जो एड्स से ग्रसित लोग थे उनकी सुरक्षा के लिए, एंड वीमेन इश्यूज, एंड शी फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड दीज कंसर्न एट मीटिंग्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. अ विजनरी एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है. वेंगारी मिथाई इज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर हर अचीवमेंट्स, ठीक है. तो वो ये कहते हैं कि इनको कभी भी किसी भी टॉपिक पर बोलने के लिए फ्रीक्वेंटली, रिप्रेजेंट मीन्स लगातार, खुद को ये रिप्रेजेंट करती रहती थी कि उन्हें ह्यूमन राइट्स के लिए बात करनी है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए बात करनी है, एड्स से लोगों, पीड़ित लोगों को सुरक्षित रखना है, वीमेन के जितने भी इश्यूज़ हैं कि उनको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती, उसके बारे में ये लगातार यूनाइटेड स्टेट्स की जो जनरल असेंबलीज होती थी उसमें एक विजनरी, विजनरी मीन्स होता है एक
थॉटफुल पर्सन, जिसका ब्राइट फ्यूचर के लिए अपनी सूझबूझ के साथ जो अपने तर्क दे सकता है। तो ये एक विजनरी इन्वायरमेंटलिस्ट थी, जो इन्होंने अपनी एक एक बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड मीन्स पूरी दुनिया में एक अपना नाम, अपनी एक पहचान बना ली थी अपने इसी नेचर और इसी फ्रीक्वेंट रिप्रेजेंटेशन की वजह से, जिसकी वजह से लोग इन्हें पहचानने लगे थे। और उसके माध्यम से, मीडियम से जो इन्होंने अचीवमेंट्स लिए थे, तो वर्ल्ड वाइड एक फेम कलेक्ट की थी इन्होंने, जो इन्हें एक जानी मानी पहचान बन चुकी थी ये अपने इसी बिहेवियर की वजह से। शी हैज़ हैड मैनी प्राइजेज एंड रिकग्निशन बेस्टोड अपॉन हर। वो कह रहे हैं उन्होंने उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए, बहुत ज़्यादा पहचान भी दी गई, जो उन्हें मतलब बेस्टोड मीन्स होता है दिया जाना, मतलब उनको बहुत एक ऊंची जगह मिल गई थी अपने इसी सारे टास्क की वजह से, इसी फ्लुएंटली हर चीज़ कह देने की वजह से, और लोगों के लिए खड़े रहने के लिए कि जो वो करना चाहती थी उसके लिए वो हमेशा खड़ी रहती थी। इन 1991 शी रिसीव्ड द गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़। उनको 1991 में एक गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ होता है, वो भी उनको मिल दिया गया। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इन द वर्ल्ड, ये सबसे दुनिया का सबसे जाना माना पुरस्कार है जो कि उनको दिया गया इन्वायरमेंटल के क्षेत्र में। इन द सेम ईयर, और ठीक उसी साल, क्या मिला? शी ऑल्सो रिसीव द यूनाइटेड नेशंस अफ्रीका प्राइज़ फॉर लीडरशिप, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कैंपेन्स को लीड किया था, इस वजह से इन्हें यूनाइटेड नेशन अफ्रीका की तरफ से भी लीडरशिप का प्राइज़ मिला। इन 2004 मेथाई अनाउंसिंग वेंगारी मेथाई, सॉरी वन लाइन आई हैव मिस्ड। इन 2004 मेथाई रिसीव्ड अ नोबेल पीस प्राइज़, और 2004 में इनको पीस प्राइज़ भी दिया गया। द नॉर्वेन नोबेल कमिटी सैड इन अ स्टेटमेंट, जो नॉर्वे जो जगह है, वहाँ की जो नोबेल प्राइज़ वाली जो कमेटी है, उसने एक स्टेटमेंट दिया अनाउंसिंग वेंगारी मेथाई एज अ 2000 नोबेल पीस प्राइज़ विनर। ठीक है, वहाँ से इनको नॉर्वे से ये पीस प्राइज़ दिया गया, नोबेल पीस प्राइज़। हर यूनिक फॉर्म्स ऑफ एक्शन, क्योंकि और उन्होंने कहा कि इनके जो काम करने का तरीका, एक्शन का जो यूनिक तरीका है एक, ठीक है, यानी कि वो किसी से डरती नहीं, किसी से, मतलब जो इंसान गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा के काम कर सकता है, सोचिए आप उसमें वो कितनी विल पावर उसकी स्ट्रांग होगी। हैव कंट्रीब्यूटेड टू ड्राइंग अटेंशन टू पॉलिटिकल ऑपरेशंस नेशनली एंड इंटरनेशनली। वो कहते हैं, उन्होंने कहा था कि उनका यही जो काम करने का जो तरीका है, उसने एक ध्यान केंद्रित किया है किसका? पॉलिटिकल, जितनी भी राजनीतिक, गैर राजनीतिक, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, मतलब इन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति का भी ध्यान अपनी तरफ खींचा है, जो कि स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट इनके बिल्कुल खिलाफ थी, इनके इस ग्रीन बेल्ट मूवमेंट में इनके सपोर्ट में नहीं थी। धीरे धीरे इन्होंने ऐसी अपनी एक जगह बना ली, ऐसे अच्छे अच्छे काम करके दिखाए कि एक फेम कलेक्ट की, बड़े से बड़े प्राइजेज इनको दिए गए, जिसकी वजह से जो लोग इनके मतलब इनको गलत साबित करने पे लगे हुए थे स्टार्टिंग में, वो सब इनके एक तरीके से उन सब का ध्यान इनकी तरफ केंद्रित हो गया था इनकी इन अचीवमेंट्स के बाद में। शी हैज़ सर्व्ड एज इंस्पिरेशन ऑफ मैनी इन द फाइट ऑफ फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। वो कह रहे हैं ये शी हैज़ सर्व्ड एज इंस्पिरेशन, वो एक प्रेरणा बन चुकी थी बहुत सारे लोगों के लिए, जो लोग लड़ते हैं किसके लिए? डेमोक्रेटिक के लिए, मतलब प्रजातांत्रिक अधिकारों के लिए। एंड हैज़ स्पेशली इनकरेज वीमेन टू बेटर देयर सिचुएशन, और ख़ास तौर से जो इनका ये जो इन्होंने औरतों को उनकी उनकी जो स्थिति है उसको बेटर बनाने के लिए जो उत्साहवर्धन किया था उनके लिए, उसके लिए ख़ास तौर से इनको एज एन इंस्पिरेशन लोग देखने लगे कि ये एक प्रेरणा है जो औरतों के लिए इतना अच्छा काम करती हैं और उन्हें अपनी परिस्थितियों से बाहर निकलने की हिम्मत देती हैं। ठीक है, वाइल एक्सेप्टिंग द नोबेल पीस प्राइज़ बंगाली मेथाई सेड, जब उनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया तो उस समय उन्होंने, मेथाई जी ने जो बोला वो स्टेटमेंट यहाँ पर है, एज द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन to receive this prize, I accepted it on behalf of people of Kenya and Africa। वो कहती हैं कि ये अफ्रीकन वुमेन होने की वजह, फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन जिसको ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है, मैं बहुत खुश हूँ। आई एक्सेप्टेड, वो कह रही है मैं इसे उन लोगों के बिहाफ पे एक्सेप्ट कर रही हूँ, पूरी केन्या और अफ्रीका के लोगों ने, एंड इंडीड इन द वर्ल्ड, और वास्तव में देखा जाए तो पूरी दुनिया की तरफ से। आई एम स्पेशली
माइंडफुल ऑफ वीमेन एंड गर्ल चाइल्ड। वो कहते हैं मेरे जो मन में है वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि हर वो औरत, हर लड़की, मतलब सारी जो औरतें हैं, जो जितनी भी गर्ल चाइल्ड हैं, उन सब की तरफ से मैं ख़ास तौर से मेरा मतलब रहा है मकसद कि मैं उनके लिए काम करूँ। आई होप इट विल इनकरेज दैम टू रेज देयर वॉइसेस। और वो कहती है उन्होंने कहा कि मैंने ये जो काम किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि उससे उन्हें हिम्मत मिलेगी ताकि वो भी आगे आने वाले समय में अपनी आवाज़ों को उठा सकें, ताकि जो गलत है या सही है उसके लिए वो बोल सकें। टेक मोर स्पेस फॉर लीडरशिप, और उनको भी उतना ही स्पेस मिले जैसे कि मैन को मिला हुआ है, ताकि वो भी अपने आप को लीड कर सकते हैं, अपनी लाइफ को, अपने फ्यूचर को लीड कर सकें, आगे बढ़ सकें। ऑल दो दिस प्राइज़ कम टू मी, वो कहती है यद्यपि ये प्राइज़ मिला तो मुझे है, इट एक्नॉलेजेस द वर्क टू ऑफ काउंटलेस इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स अक्रॉस द ग्लोब। वो कहते हैं इस पूरी दुनिया में असंख्य लोगों ने, इस ग्रुप का हिस्सा जो लोग बने हैं, उन सब के लिए देखा जाए तो ये मैं उनके बिहाफ पे एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ मेरा ही कंट्रीब्यूशन नहीं है, एक एक व्यक्ति का काउंट, जो कि असंख्य मतलब है मेरे, जितने लोगों ने मेरे साथ सपोर्ट किया पूरी दुनिया से, ग्लोब यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। उन सबके बिहाफ पे मैं ये प्राइज़ उनको जाता है, कहने का मतलब ये है उनका। दे वर्क क्वाइटली, उन्होंने कहा कि उन्होंने क्वाइटली एंड ऑफन विदाउट रिकग्निशन टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। वो कह रहे हैं क्यों, क्योंकि उन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है और बिना किसी रिकग्निशन के, मतलब मेरा तो एक नाम है, मुझे एक पहचान मिली है, लेकिन मेरे पीछे काम करने वाले बहुत सारे असंख्य ऐसे लोग हैं जिनको शायद लोग पहचानते भी नहीं हैं, ठीक है। लेकिन मैं उन सबके बिहाफ पे ये प्राइज़ ले रही हूँ, क्योंकि ये जो प्राइज़ जो मुझे मिला है वो उन सब के लिए है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने भी इस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में मेरा बहुत सपोर्ट किया है। प्रमोट डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने में, टू सपोर्ट एंड अपहोल्ड डेमोक्रेसी, मतलब प्रजा प्रजा के लिए जो कॉमन पीपल हैं उनको प्रमोट करने में जिन लोगों ने मेरा साथ दिया। डिफेंड ह्यूमन राइट्स, और मानव अधिकारों की जिन्होंने रक्षा करने में मेरा सपोर्ट किया। एंड इंश्योर इक्वलिटी बिटवीन वीमेन एंड मेन, और वो कहते हैं और उस इक्वलिटी को बनाए रखने में कि जहाँ पर पुरुष और महिला दोनों इक्वल हैं, उन सब में बहुत सारे लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, उनको कोई रिकग्निशन नहीं मिली है, लेकिन फिर भी वो कहती है मैं ये प्राइज़ जो है वो उनको भी जाता है। बाई डूइंग सो दे प्लांट सीड्स टू पीस। वो कह रहे हैं क्यों, क्योंकि उन्होंने ऐसा करके ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े होके, एनवायरनमेंट को सुरक्षित करके, डेमोक्रेसी के लिए खड़े होके, उन लोगों ने एक ऐसा बीज बोया है जिससे शांति होगी चारों तरफ, ठीक है। आई नो दे टू आर प्राउड टुडे। वो कहती है, और वो कहती हैं कि और मैं जानती हूँ कि आज उन्हें भी बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। जब ये प्राइज़ मुझे मिला है तो कहीं ना कहीं ये प्राइज़ उनको भी मिला है। This honor is also for my family, my friend, partner, and supporters throughout the world. All of them helped shape the vision and sustain our work. वो कहती है कि ये जो ऑनर मुझे मिला है, ऑल्सो फॉर माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई पार्टनर्स एंड सपोर्टर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी वो कहती है कि पूरी दुनिया में जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, पार्टनर्स हैं, मेरे सपोर्टर रहे हैं इस मूवमेंट में, उन सब के लिए ये एक ऑनर की बात है। ऑल ऑफ देम हेल्प्ड शेप द विजन एंड सस्टेन आवर वर्क। वो कह रहे हैं हर किसी ने मेरे इस विज़न को, यानी कि मेरे इस विचार को, यानी कि मेरा जो सपना था उसको एक आकार देने में मेरे साथ मिलकर मेरी हेल्प की है और मेरे इस काम को आगे बढ़ने में मदद की है। आई एम इमेंसली प्रिविलेज्ड टू ज्वाइन माई फेलो अफ्रीकन पीस लॉरिएट प्रेसिडेंट्स नेल्सन मंडेला एंड FWD क्लर्क, Archbishop Desmond Tutu, the late Chief Albert Luthuli, the late Anwar El Sadat, एंड UN सेक्रेटरी जनरल कॉफ़ी अनन, ठीक है। उन्होंने कई लोगों के नाम दिए कि वो कहते हैं और आज ये मैं बहुत बड़ी मात्रा में एक प्रिविलेज, यानी कि ये मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ, जो कि मैं आज इतने बड़े लॉरिएट्स, अफ्रीकन लॉरिएट्स के साथ, प्रेसिडेंट्स यानी कि नेल्सन मंडेला हैं, और उन्होंने जितने भी आर्क बिशप, चीफ एल्बर्ट और कॉफ़ी अन्नन, इन सभी लोगों का उन्होंने नाम लिया, कि मैं आज अपने आप को बहुत ही सौभाग्य मेरा समझ रही हूँ कि मैं इतने बड़े लोगों के बीच में आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। आई नो दैट अफ्रीकन पीपल एवरीवेयर आर इनकरेज्ड बाय दिस न्यूज़। वो कहते हैं कि और मुझे अच्छी तरह पता है कि अफ्रीकन लोग आज दुनिया के जिस भी कोने में हैं, उनको ये न्यूज़ सुनकर उनको भी कहीं ना कहीं इनकरेजमेंट मिलेगी।
माई फेलो अफ्रीकन्स एज वी एम्ब्रेस, वो कह रहे हैं मेरे जितने भी अफ्रीकन फेलोज़ हैं, एज वी एम्ब्रेस दिस रिकॉग्निशन, आज हम सब ने मिलकर इस पहचान को यानी कि इस पुरस्कार को गले लगाया है. लेट्स यूज़ टू इट इंटेंसिफाई आर कमिटमेंट टू आर पीपल. वो कहते हैं लेट अस यूज़, she says that let us use it to intensify our commitment to our people, to reduce conflicts and poverty and thereby improve their quality of life. वो कहते हैं कि हम लेट अस इट टू इंटेंसिफाई, हम लोगों को बढ़ा, हम इंटेंसिफाई मीन्स इसको और ज़्यादा ग्रो करना चाहिए. टू कमिटमेंट टू आर पीपल, जो जो भी हमने अपने लोगों से वादे किए हैं. टू रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पावर्टी एंड देयर बाई इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. वो कहते हैं कि हमें वहाँ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, जो भी लोगों में मतभेद रहे हैं या गरीबी जो बढ़ी है, उसको हमें इम्प्रूव, लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करने, उसको एक क्वालिटी लाइफ देने के लिए हमें आगे भी इसको और इंटेंसिफाई यानी कि इसको और भी ग्रो अप करना है, यानी कि बढ़ाना है. लेट अस एम्ब्रेस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड प्रोटेक्ट आर इन्वायरमेंट. वो कहती हैं कि हमें डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो है वो एक प्रजातांत्रिक यहाँ पर एक सरकार होनी चाहिए, प्रोटेक्ट जो कि मानव के अधिकारों की रक्षा कर सके और प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. ठीक है. आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी शैल राइज द टू द ओकेजन. वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से मुझे कॉन्फिडेंट है यानी कि आत्मविश्वास है कि दैट वी शैल राइज द टू द ओकेजन. राइज टू द ओकेजन, यू कैन सी द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इज परफॉर्म बेटर देन यूजुअल इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेशल सिचुएशन और इवेंट. कि एक ऐसी चीज़ जो है कि यूजुअल रिस्पॉन्स ऑफ स्पेशल सिचुएशन, जो कि एक ऐसा इवेंट या जिनका जो कि एक स्पेशल सिचुएशन में जिसको किया जाता है, एक ऐसी परफॉर्मेंस देनी है. ठीक है. कि हमें इसको बड़ा करने के लिए राइज ऑन द ओकेजन, यानी कि ये जो हमारे सामने परिस्थिति है, कंडीशन है, उसको और ग्रो करने के लिए वी हैव टू वर्क ऑन इट. आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड दैट सॉल्यूशंस टू मोस्ट ऑफ आर प्रॉब्लम्स मस्ट कम फ्रॉम अस. वो कहते हैं कि जो मेरा ये मानना है कि जो सॉल्यूशंस हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस हैं और मोस्टली कम फ्रॉम अस, वो भी हम ही से निकल कर आते हैं. यानी कि मीन्स जो हमारे सामने जो हमारी प्रॉब्लम्स है, वी हैव टू सॉर्ट इट आउट एट आर ओन. In this year's prize, the Norwegian Nobel Committee had placed the critical issue of environment and its linkage to democracy and peace before the world. वो कहते हैं कि इस साल जो ये मुझे नॉर्वेन नोबेल कमेटी की तरफ से ये जो ये इन्वायरमेंट क्रिटिकल इशू ऑफ इन्वायरमेंट के लिए इसको लिंक करना है, यानी कि ये किससे जाके जुड़ता है, डेमोक्रेसी एंड पीस बिफोर द वर्ल्ड. ये दुनिया के सामने एक डेमोक्रेसी और पीस का भी मैटर के रूप में ये खड़ा होगा. फॉर देयर विजनरी एक्शन, वो कहते हैं कि उनके जो एक ड्रीम एक्शन जो है उनका, आई एम प्रोफाउंडली ग्रेटफुल. वो कहते हैं कि उनके इस विज़न को लेके लोगों को मुझे आगे बढ़ने में मैं खुद को एक बहुत प्राउडफुल मतलब थैंकफुल फील करती हूँ अपने आप को. रिकग्नाइजिंग द डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी एंड पीस आर इंडिविजिबल इन एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम. वो कहते हैं इंडिविजुअल मीन्स अनेबल टू डिवाइड और सेपरेटेड. वो कहना है कि ये जो रिकग्निशन है डेवलपमेंट की, जो विकास की, और डेमोक्रेसी की एंड पीस, डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र, और जो शांति, इसको ये एक ऐसी विचारधाराएं हैं जो आपस में मिल चुकी हैं. इट इज़ नो वन कैन बी सेपरेट दैम मीन्स कोई भी इनको इंडिवाइजिबल मीन्स कह सकते हैं, इसको अलग नहीं कर सकते. इज़ एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम. ये एक ऐसा विचार है जिसका समय अब आ चुका है. दैट मीन्स वी नीड टू डेवलप एंड make peace in our society, in our world. My inspiration partly comes from my childhood experiences and observations of nature in rural Kenya. वो कहते हैं मेरी ये जो प्रेरणा है या मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो कहाँ से आए हैं, ऑफ नेचर ऑफ इन रूरल केन्या. जब मैं केन्या के ग्रामीण क्षेत्रों में जब प्रकृति के साथ में रही हूँ अपने बचपन में, ये एक्सपीरियंस ये और ऑब्जर्वेशन जो मेरे अंदर आई है वो वहीं से मुझे प्रेरणा मिली है. कहीं ना कहीं जो मैं नेचर से और एनवायरनमेंट से जुड़ी रही हूँ, बीइंग अ रूरल पर्सन. ठीक है. क्योंकि मैं वहाँ से के लोगों में रही हूँ, वहाँ की लाइफ मैंने देखी है. इट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड एंड नर्चर्ड बाय द फॉर्मल एजुकेशन आई वॉज प्रिविलेज्ड टू रिसीव इन केन्या. वो कह रहे हैं और मैं उस
जो मैंने इनिशियल अपनी जो एजुकेशन कलेक्ट की है वहाँ से, जो जो जैसे जिस माहौल में मेरा नर्चर्ड हुआ है, पालन पोषण हुआ है, मैं उसके लिए भी थैंकफुल हूँ कि मैं केन्या में रही हूँ, और मैं इसके लिए भी आभारी हूँ जो कि मैंने वहाँ से स्टार्टिंग एजुकेशन जो है वो उस जगह पर ही रह कर ली है। द नेशन यूनाइटेड स्टेट्स एंड जर्मनी, वो कह रहे हैं, और कहाँ पर जो अपनी इनिशियल एजुकेशन जो इन्होंने केन्या में ली है, यूनाइटेड स्टेट्स में ली थी, और जनवरी में भी। तो वो ये कहती है मेरी जो फॉर्मल एजुकेशन हुई है उसके लिए मैं इन सभी चीज़ों के लिए प्रिविलेज्ड मानती हूँ, अपने आप को थैंकफुल यू फील करती हूँ। एज आई वॉज ग्रोइंग अप, जैसे 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 मैं बढ़ रही थी, आई विटनेस्ड फॉरेस्ट बीइंग क्लियर्ड, मेरे सामने ही मैं उन चीज़ों की गवाह हूँ कि मेरे सामने ही कैसे जंगलों को बिल्कुल क्लियर करते चले जा रहे थे, मतलब कैसे धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, एंड रिप्लेस्ड बाय कमर्शियल प्लांटेशन, और कैसे धीरे धीरे वहाँ पे बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जा रहे थे, मीन्स बिजनेस अपार्टमेंट्स या बिल्डिंग्स को क्रिएट किया जा रहा था, विच डिस्ट्रॉयड द लोकल बायोडाइवर्सिटी एंड द, जो धीरे धीरे क्या चीज़, लोकल बायोडाइवर्सिटी जो थी वहाँ की उसको, और टू कंजर्व वाटर, और जो जंगलों के अंदर जो पानी को सुरक्षित कर पाने की जो कैपेसिटी थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। उसको मैंने अपने आंखों से देखा है, जब जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी इन सारी चीज़ों को मैंने अपने आप देखा है। ठीक है। वेन वी स्टार्टेड द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, वो कहता है कि जब ये ग्रीन बेल्ट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ, आई वॉज पार्टली रिस्पॉन्डिंग टू नीड आइडेंटिफाइड बाई रूरल वीमेन। ठीक है। वो कहते हैं कि मुझे, आई वॉज पार्टली रिस्पॉन्डिंग टू नीड, वो कह रहे हैं तब उस समय मुझे शायद बहुत थोड़ा सा ही मैं पहचान पाई थी कि जो रूरल वीमेन है, यानी कि गाँव ग्रामीण जो क्षेत्रों में जो रहने वाली जो औरतें हैं उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, उनकी ज़रूरतों को मैंने धीरे धीरे तभी से पहचानना शुरू कर दिया था, नेमली लैक ऑफ फायरवुड, जिसमें कि मेन जो है जो मैंने देखा था कि लोगों को जो वीमेन थी उनको फायरवुड कलेक्ट करने में कितनी प्रॉब्लम्स होती थी, मीलों उन्हें पैदल चल के जाना पड़ता था। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, धीरे धीरे जो पानी की, जो पीने का पानी था वो भी धीरे धीरे कम हो गया था। बैलेंस्ड डाइट, ठीक है, शेल्टर एंड इनकम, और ना ही उन्हें बैलेंस डाइट मिल पा रही थी, क्यों, क्योंकि क्रॉप्स वो नहीं ग्रो कर पा रहे थे, कमर्शियल इंडस्ट्रीज वहाँ पर खड़ी होती चली जा रही थी, तो जो उनकी डाइट थी, क्योंकि वो अपनी क्रॉप खुद नहीं उगा रहे थे, गवर्नमेंट ने उन्हें मना कर दिया था, जिसके साथ उन्हें शेल्टर, उन्हें रहने, और उनके इनकम यानी कि उनकी जो आय थी जिससे वो अपना जीवन चला सकते थे, उस सबका धीरे धीरे लैक होने लगी थी, यानी कि कमी होने लगी थी, और वो लोग सफ़र कर रहे थे। थ्रू आउट द अफ्रीका वीमेन आर द प्राइमरी केयर टेकर होल्डिंग सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर टिटलिंग एंड लैंड्स एंड फीडिंग देयर फैमिलीज। वो कह रहे हैं कि अफ्रीका में जो है वो जो औरतें होती हैं, मुख्य रूप से वही केयर टेकर होती हैं, उन्हीं को घर की मतलब कैसे घर के लोगों को, फैमिली को कैसे फीड करना है, कैसे लैंड एरियाज़ को संभालना है। ठीक है। ये सारी जो इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ होती हैं वो वीमेन के ऊपर होती हैं। ठीक है। एज अ रिजल्ट दे आर ऑफन द फर्स्ट टू बिकम अवेयर ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज एज रिसोर्स बिकम स्कार्स एंड इनकेपेबल ऑफ सस्टेनिंग देयर लाइफ्स। इसका परिणाम ये हुआ कि वो दे आर ऑफन द फर्स्ट टू बिकम, ये सबसे पहले वो लोग थे जिनको ये महसूस होने लगा था कि इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, एज अ रिसोर्स बिकम स्कार्स, और हमारे जो संसाधन है वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब वो फायरवुड लेने जाती थी वो देख रही थी कि धीरे धीरे प्लांट्स कम होते चले जा रहे हैं, प्लांट्स ना होने की वजह से जो ड्रिंकिंग वाटर है वो कम होता जा रहा है, मतलब जो है खेती ना कर पाने की वजह से, फार्मिंग नहीं हो पाने की वजह से इन लोगों की डाइट्स की प्रॉब्लम आ रही है, जॉब लोगों के पास नहीं है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सस्टेनिंग, अपने इस तरीके से अपने लाइफ फैमिलीज़ को सस्टेन कर पाना, मतलब चला पाना, आगे बढ़ा पाना, सपोर्ट कर पाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था। द वुमेन वी वर्क विद, वो कहती हैं जिन औरतों के साथ हमने काम किया, विद रिकाउंटेड दैट अनलाइक इन द पास्ट दे वर अनेबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स, जैसा कि पास्ट में पॉसिबल होता था, अब आज के टाइम में वो धीरे धीरे जो है वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाने में भी अनेबल होती जा रही थी। दिस वॉज ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट एज वेल एज द इंट्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। वो कह रही हैं धीरे धीरे ये किसकी वजह से हुआ था? डिग्रेडेशन, जो धीरे धीरे इमीडिएट इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन मीन्स होता कमी आई थी, मतलब पर्यावरण की तरफ से लोगों का जो ध्यान कम हुआ था। उसके साथ साथ जो इंट्रोड्यूस हुई थी कमर्शियल फार्मिंग, जैसे उन्होंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि आपको सिर्फ कॉफ़ी और चाय की खेती करनी है, जिसकी वजह से हम अपने मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर पाएँ, ठीक है, चीज़ों को। बाकी जो आपकी जो डेली लाइफ
डे बाई डे लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स थी उसके लिए, उस फार्मिंग के लिए मना कर दिया गया था। विच रिप्लेस्ड द ग्रोइंग ऑफ हाउस होल्ड फूड क्रॉप्स, जिसने रिप्लेस कर दिया था, किसको रिप्लेस किया था? जो हाउस होल्ड फूड क्रॉप पहले लोग जो फार्मर से वो ग्रो किया करते थे उसको रिप्लेस कर दिया था टी एंड कॉफ़ी से। तो डेली टी और कॉफ़ी की क्रॉप से तो जीवन नहीं चलने वाला था, इस वजह से ये लोग जो है वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। आई केम टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन द एनवायरनमेंट इज़ डिस्ट्रॉयड, तो वो कहती है कि मेरी समझ में तब आया कि अगर ये पूरा इन्वायरमेंट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, प्लंडर्ड एंड मिसमैनेज्ड, और पूरी तरीके से तहस नहस और इसको ये कोई मैनेज करने वाला नहीं हुआ, वी अंडरमाइंड आर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड दैट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो वो कहते हैं तो मैंने ये महसूस किया कि हम अंडरमाइन मीन्स होता है बिल्कुल ख़त्म कर देंगे या फिर कमज़ोर कर देंगे अपनी जो जो हमारा हम एक क्वालिटी लाइफ जिया करते थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, और हमारी आगे आने वाली फ्यूचर जो भविष्य में हमारी जनरेशन आने वाली पीढ़ी वो उसको भी हम कुछ नहीं दे पाएंगे। ट्री प्लांटिंग बिकम अ नेचुरल चॉइस टू एड्रेस सम ऑफ द इनिशियल बेसिक नीड्स आइडेंटिफाइड बाई वीमेन। वो कह रहे हैं तो ट्री प्लांटिंग, जो पेड़ों को उगाना था, वही हमारी नेचुरल चॉइस बन गई थी कि ताकि हम अपनी बेसिक नीड्स को भी बरकरार रख पाएँ, जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं जिसको, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, उसको हम बनाए रखने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ जो औरतों ने आइडेंटिफाई की कि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम ट्री प्लांटिंग स्टार्ट करें। आगे वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती हैं कि इनिशियली शुरू में द वर्क वॉज डिफ़िकल्ट, ये काम बहुत मुश्किल था, बिकॉज आवर पीपल हैव बीन परस्यूड टू बिलीव दैट दे बिकॉज दे आर पुअर। उन क्योंकि शुरू में हमें इस चीज़ काम को शुरू करने में बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि उन लोगों का यही मानना था और वो यही सोच के बैठ गए थे क्योंकि हम तो बहुत गरीब हैं। दे लैक नॉट ओनली कैपिटल बट ऑल्सो नॉलेज एंड स्किल्स टू एड्रेस देयर चैलेंजेस। वो कहते हैं कि उन्हें ये तो लगता था, कैपिटल यहाँ पर मनी से रिलेटेड है, उनको ये तो लगता था कि हमारे पास जगह की पैसों की तो कमी कम है ही, और बल्कि हमारे पास नॉलेज की भी कमी है, हमारे पास वो स्किल्स नहीं है कि ताकि हमारे सामने ये जो चुनौतियाँ आ रही हैं हम इनसे लड़कर कैसे निकल सकें। इंस्टेड दे आर कंडीशनड टू बिलीव दैट सॉल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड। उन्हें ऐसा लगने लगा था, बजाय इसके वो लोग ये सोचने लगे थे कि इस हमारी इन प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो कहीं बाहर से आएगा। फर्दर विमेन डिड नॉट रियलाइज दैट मीटिंग देयर नीड्स डिपेंडेड ऑन देयर इन्वायरमेंट बीइंग हेल्दी एंड वेल मैनेज्ड। बल्कि वो आगे चल के वो कहते हैं जो औरतें थी उन्होंने भी ये रियलाइज किया कि ये जो मीटिंग है देयर नीड डिपेंडेड ऑन देयर इन्वायरमेंट, ये पूरी तरह से हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी जो हमें जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो हमारे प्रकृति से जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। बीइंग हेल्दी एंड वेल मैनेज, अगर हमें अपने आप को स्वस्थ और अच्छा जीवन, अगर क्वालिटी लाइफ देनी है तो वी हैव टू फोकस्ड ऑन एनवायरनमेंट फर्स्ट, ठीक है। दे वर ऑल्सो अनअवेयर ऑफ द इनजस्टिस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिकल अरेंजमेंट। वो लोग भी क्योंकि अपने साथ हो रहे इस अन्याय और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या आर्थिक रूप से जो लोग अपने बिजनेस मोटिव्स को पूरा करने के लिए इन लोगों के साथ जो अनफेयर चीज़ें कर रहे थे, अन्याय इनके साथ जो हो रहा था, ये लोग अनअवेयर थे, उससे भी अनजान थे। इन लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि इनके साथ कहीं ना कहीं कुछ लोग गलत कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू असिस्ट कम्युनिटीज़ टू अंडरस्टैंड देयर दीज लिंकेज, वो कहते हैं कि इन चीज़ों को, इन कम्युनिटीज़ को हेल्प करने के लिए, अंडरस्टैंड दीज लिंकेज, वी डेवलप्ड अ सिटीजन एजुकेशन प्रोग्राम। हमने एक नागरिक शिक्षा अभियान शुरू किया या प्रोग्राम शुरू किया, वेयर पीपल आइडेंटिफाइड देयर प्रॉब्लम्स, जहाँ पर लोग आएँ और अपनी समस्याओं को रखें और उन्हें पहचान सकें कि रियल में वो प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं, द कॉजेज़ एंड पॉसिबल सॉल्यूशन, और वो प्रॉब्लम्स के कारण भी जानें ताकि उन्हें समझ में आए कि ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रही हैं और उनके पॉसिबल सॉल्यूशन, और उन प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है, वो सॉल्यूशंस भी उन्हें मिल पाएँ। They then made connected between their own personal action and problems they have witnessed in the environment and in the society। तो वो कहते हैं ताकि वो यहाँ आए, अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ, अपने पर्सनल एक्शंस को बताएं कि वो उन्हें क्या करना है और उनकी क्या बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिसको वो अपने इन्वायरमेंट और अपनी सोसाइटी में फेस कर रहे हैं, जिसके वो गवाह हैं, ठीक है, जो उनके खुद के साथ में हो रहा है। Initially, the Green Belt movement's tree planting activities did not address issues of democracy and peace।
वो कहते हैं कि शुरू में जब ये ग्रीन बेल्ट जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, इसमें सिर्फ मेन एक्टिविटीज़ जो होती थी वो होती थी ट्री प्लांटिंग की। डिड नॉट एड्रेस इशू ऑफ डेमोक्रेसी, उस समय कोई भी प्रजातंत्र और किसी भी पीस, शांति, सुरक्षा इस तरीके की कोई बात नहीं होती थी, सिर्फ ट्री प्लांटिंग पर ही इनका मेन फोकस था। इट सून बिकम क्लियर that responsible governance of the environment was impossible without democratic space। वो कहने लेकिन धीरे धीरे ये बहुत जल्दी ही क्लियर हो गया कि जब तक हमारा जो गवर्नमेंट जो है वो जो पर्यावरण से रिलेटेड है, वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वॉज इम्पॉसिबल विदाउट डेमोक्रेटिक स्पेस। जब तक प्रजा उनके साथ नहीं होगी, उनको स्पेस नहीं दिया जाएगा काम करने, उनकी फ्रीडम उनको नहीं मिलेगी, तब तक हम एनवायरनमेंट के क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकते। देयरफॉर द ट्री बिकम अ सिंबल फॉर द डेमोक्रेटिक स्ट्रगल इन केन्या। वो कह रहे हैं यहाँ इसीलिए जो ट्रीज थे, जो मतलब पेड़ पौधों को जो लगाना था, ये एक प्रतीक बन चुके थे कि डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की कितना ज़्यादा स्ट्रगल हम केन्या में फेस कर रहे हैं। ठीक है। एंड इन मैनी पार्ट्स, और बहुत दूसरे हिस्सों में भी कंट्री के, ट्रीज ऑफ पीस वर प्लांटेड। अब धीरे धीरे लोगों ने इसको अलग रूप देने लगा कि ट्रीज ऑफ पीस शुड बी प्लांटेड, कि जो हम पौधे लगाएंगे वो एक तरीके से हमारी सुरक्षा और शांति का प्रतीक भी होंगे। थ्रू द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स वर मोबिलाइज्ड एंड एम्पावर्ड टू टेक एक्शन इफेक्ट चेंज। वो कहते हैं कि जो हमारा ग्रीन बेल्ट मूवमेंट था, उसके थ्रू जो हमारे आम जनता है, ठीक है, उसको इमोशन में लाया गया। और एम्पावर मीन्स होता है मेड स्ट्रॉन्ग एंड मोर कॉन्फिडेंट, स्पेशली इन कंट्रोलिंग देयर लाइव्स एंड क्लेमिंग देयर राइट्स। उनको ये इस तरीके से एक्शन में लाया गया ताकि उन्हें पता हो कि हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपनी लाइफ को और अपने अधिकारों को पाने के लिए हमें कैसे एक्शन लेना है, जिससे हमारे ज़िंदगी में कुछ इफ़ेक्टिव चेंजेस आ सकें। They learned that the time has come to overcome fear and sense of helplessness। उन्होंने धीरे धीरे ये जानना सीख लिया था कि कैसे हमें अपने इस डर से बाहर आना है कि हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी मदद कोई और करने आएगा नहीं, और हम हेल्पलेस हैं, असहाय हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे उनके मन से ये डर निकला और उन्होंने अपने लिए खुद खड़े होना सीख लिया। एंड मूव्ड टू डिफेंड डेमोक्रेटिक राइट्स, और अपने अधिकारों के लिए उन्होंने खड़ा होना शुरू कर दिया। एज आई कंक्लूड आई रिफ्लेक्ट ऑन माई चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। वो कहते हैं जैसा कि मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करना चाहूँगी, और मैं तो ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने अपने चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस किया था, व्हेन आई वुड विजिट अ स्ट्रीम नेक्स्ट टू आवर होम टू फेच वाटर फॉर माई मदर, कि मेरे घर के बिल्कुल पास में ही एक स्ट्रीम थी, पतली सी नदी या नहर कह लीजिए आप, वो थी, और मैं अपनी मदर के लिए वहाँ से पानी फेच मीन्स निकाल कर लाती थी। आई वुड ड्रिंक वाटर स्ट्रेट फ्रॉम द स्ट्रीम, मैं डायरेक्ट उस स्ट्रीम से वो पानी पी लिया करती थी। प्लेइंग एमंग द एरो रूट लीव्स। ठीक है, और मैं एरो रूट की जो पत्तियां होती थी उनसे खेलते हुए उन्हीं पत्तियों से ही वो पानी वगैरह पी लिया करती थी। आई ट्राइड इन वेन टू पिक अप द स्ट्रेंड ऑफ फ्रॉग्स, और वो मैं एग्स, ठीक है, वहाँ पे जो मेढक के और वो कह रही मैं एक निरर्थकता प्रयास करती थी वहाँ जो फ्रॉग्स के अंडे होते थे उनको उठाने के लिए, बिलीविंग दे वर बीड्स, और क्योंकि मैं उस समय ये समझती थी कि ये कुछ मोती जैसी चीज़ें हैं, ठीक है, बीड्स समझती थी इनको। बट एवरी टाइम आई पुट माई लिटिल फिंगर अंडर देम दे वुड ब्रेक। ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा वो कहती हैं कि लेकिन मैं हमेशा उनके नीचे अपनी फिंगर रखा करती थी, छोटी छोटी माई लिटिल फिंगर्स अंडर दैम, उनके नीचे, कहीं वो ऐसा ना हो कि वो टूट जाएं। लेटर आई सॉ द थाउजेंड्स ऑफ टेडपोल्स। वो कह रहे हैं उसके बाद मैंने बहुत सारे, वो कह रहे हैं हज़ारों की संख्या में टेडपोल्स देखे, ब्लैक एनर्जेटिक एंड रिंगलिंग देयर थ्रू द क्लियर वाटर अगेंस्ट द ब्लैक ग्राउंड ऑफ द ब्राउन अर्थ। वो कह रहे हैं, और फिर उसके बाद जब मैंने कुछ टाइम बाद मैं देखती थी कि उसमें बहुत सारे हज़ारों जो है वो टेडपोल्स, यानी कि ये जो मेढक के बच्चे होते हैं, ये ब्लैक काले काले और बहुत एनर्जेटिक पुदकते रहते हैं उसमें पानी में, जो उसके क्लियर और क्लीन वाटर में ब्लैक अर्थ होती थी, नीचे ज़मीन दिखती थी, साफ़ पानी, वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते थे मुझे। दिस इज़ द वर्ड, ये वो दुनिया थी, आई इनहेरिटेड फ्रॉम माई पेरेंट्स। उस समय की ये जो दुनिया थी, ये मुझे विरासत में मेरे माँ बाप से मिली थी। मतलब इतना स्वच्छ जीवन, इतना इन्वायरमेंट, कूल फ्रेश फ्री इन्वायरमेंट, जहाँ पानी भी एकदम
साफ था, लाके उसे कोई प्यूरीफायर किसी भी कंटेनर में रखने वो खुद अपने आप में प्योर और साफ होता था कि डायरेक्ट स्ट्रीम से निकाल कर हम पी लिया करते थे। टुडे ओवर 550 ईयर्स लेटर, वो कह रहे हैं आज 50 सालों बाद, द स्ट्रीम्स हैड ड्राइड अप, आज वो नदियाँ सूख चुकी हैं। वीमेन वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज, औरतों को बहुत लंबी लंबी दूरी तय करके जाना पड़ता है फॉर वाटर, यानी कि पानी लेने के लिए, विच इज़ नॉट ऑलवेज क्लीन, और जो कि शायद अब उतना साफ भी नहीं है। एंड चिल्ड्रन विल नेवर नो वॉट दे हैव लॉस्ट, और बच्चों को शायद ये पता भी नहीं है कि उन्होंने क्या चीज़ें खो दी हैं। द चैलेंजेस इन इज़ टू रिस्टोर द होम ऑफ द टेड पोल्स एंड गिव बैक टू आवर चिल्ड्रन अ वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी एंड वंडर। वो कह रहे हैं ये हमारे सामने एक चुनौती की तरह खड़ा हो गया है कि हम उन्हीं उसी घर को, जो टेड पोल्स के घर हुआ करते थे हमारी स्ट्रीम्स, उनको हम वापस ला पाएँ, रिस्टोर कर सकें, और अपने बच्चों को हमने जो जो एक अजीब सी आश्चर्यजनक सी और खूबसूरत जो दुनिया थी, हम अपने बच्चों को वो वापस लौटा पाएँ। ये हमारे लिए, हमारे सामने आज एक चुनौती बनकर खड़ा है। सो इट्स अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी of Bengai Mathai ji. So I hope you people knows about the uh, deforestation, save environment, protect environment, planting trees. The you can see that the how much valuable the trees for us. ठीक है, so we have to work on it as well. So students, this story is wind up here. I hope you get the complete meaning of this story and uh, got this some inspiration as well. So we will meet in the next story with the next chapter of this class. Till then, take care, have a nice day.